हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे और आज लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन के मज़े ले रहे होंगे और आप काफ़ी समझदार हैं। ऐसे बच्चे तो नहीं हैं अब आप, क्योंकि आप 8 से 9 की तरफ मूव कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आपको अब इतना समझाने की ज़रूरत नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन एक सजेशन है आप लोग के लिए, खासकर बच्चे बड़े परेशान हैं एग्जाम को लेकर कि सर 9th एंट्रेंस एमयू का होगा या नहीं होगा, या क्या करें सर, 9th शुरू कर दें या फिर अभी भी रिवीजन करते रहें, ठीक है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बड़ा टेंशन हो रहा है, ऐसे ऐसे सवाल बच्चे मेरे से पूछते रह रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैंने कहा कि क्यों ना एक डायरेक्ट वीडियो बना के मैं उनको फॉरवर्ड कर दूँ, उनको समझा दूँ कि आप घबराएं नहीं, है ना। ये सब लाइफ के फलसफे हैं ना, लाइफ में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं ना। शायद ये 100 साल बाद ऐसी महामारी आई है, ठीक है ना। तो हमें डरना नहीं है ना, एज लाइफ गोज ऑन, है ना, जिंदगी तो चलती रहेगी, है ना, कारवां है, चलता रहेगा। तो उनके लिए पहला जो वो ऐसा सोच रहे हैं, बच्चे बोलने से सुनने में आ रहा है कि 0 सेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई नोटिस 0 सेशन वाली नहीं है। और जो विद्वान लोग वहाँ बैठे हैं ऊपर जो डिसाइड कर रहे हैं, तो उनको तो समझ है यार पूरे बच्चों का, कितने सारे बच्चों का भविष्य है स्टडीज पे, ठीक है। तो उनका एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ऐसा कोई डिसीजन, ऐसा कोई डिसीजन वो लेंगे नहीं। लेकिन जैसा एपिडेमिक फैल रहा है ना, चीज़ें और ग्रोथ में जा रही है ना, बीमारियाँ और बढ़ रही है, तो सिचुएशन को देखकर, ठीक है, बस ये है कि आपको शायद पता होगा कि आईआईटी एडवांस और नीट या आईआईटी मेन का जो पेपर है वो एक एक्सटेंड कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। पहले जुलाई में होना था, अब वो बढ़ के सितंबर में हो गया है। तो पहले जो एक्सपेक्टेशन लग रहा था कि एमयू भी अगर अपना डेट डिक्लेयर करेगा तो वो भी जुलाई के बाद अगस्त में ही एग्जाम्स हो जाएंगे। लेकिन अब जैसा उन्होंने एक्सटेंड किया है, पोस्टपोन किया है, तो उस उम्मीद से मुझे लग रहा है कि एमयू भी अगस्त या सितंबर में ही अपना सारे एंट्रेंसेस जो बच गए हैं 6, 9 एमयू बीटेक या फिर 11th एंट्रेंस या जो भी एग्जाम्स उसके रह गए एंट्रेंसेस, वो उम्मीद है उसी वक्त लेंगे ना। और मैं प्रोफेसर से जो भी टीम मेंबर उनसे टच में रहता हूँ, उनसे यही लग रहा है कि चांसेस हैं कि उसी के आसपास ही होंगे एग्जाम आपके, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। होगा तो एग्जाम, क्योंकि उनको पूरा सीट रखना है, सीट मैनेज करनी है, पूरा सेशन चलाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा डॉट जो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या करें, 9th एंट्रेंस की तैयारी करते रहें या फिर आगे बढ़ जाए ना। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर एक ही चीज को 75 बार पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि वो 75 बार चीजें और जल्दी याद हो जाएंगी। खामखा उस पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक चीज जब आप सीख चुके हैं, मैथ में कोई चीज सीख चुके होते हैं, तो उसको बार बार पढ़ पढ़ के ये नहीं कि आप भूल जाएंगे। लेकिन एक अक्सर बच्चे बोलते हैं सर अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर भूल भी सकते हैं। बिल्कुल भूल सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप रिवाइज करो चीजों को, तो एकदम परफेक्टली 100% चांसेस हैं कि वो, फिर बहुत बच्चों को मैं पहले ही बताते रहता हूँ कि आपको रिवीजन का सबसे बेस्ट वे क्या होगा। वी विल स्टार्ट विद आवर 9th का पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। फायदा क्या होगा, और रिवीजन भी साथ साथ करते जाएंगे अपना 8th क्लास के पार्ट का, कि 8th में जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं, देखिए आपको सच में 9th क्लास का पार्ट अगर आप शुरू करते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। उससे पहले मैं आपको रिवीजन का टेक्निक बता दूं कि आपको भी चीज अगर आपको पढ़ के अपने नोट्स बना रखा अपने 9th एंट्रेंस के लिए, तो उसको इस अंदाज में रिवाइज करते हैं। जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, वैसे पढ़ तो आप पूरे क्लास 8 में, लेकिन फिर भी आप उसको रिवाइज, जैसे आज आपने टारगेट ले लिया कि नहीं अभी पहले 2 चैप्टर अपना फिनिश करना है, 8th का रेशनल नंबर और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये 2 चैप्टर मैंने पढ़ लिया। या फिर जैसे मैं अगर 8th में कुछ चैप्टर पढ़ाया था ना 9th एंट्रेंस के बच्चों को, है ना, तो उसमें पहला चैप्टर 16 चैप्टर एक साथ मिला के पढ़ाया, तो दोनों का नंबर से लेना देना था। तो पहला और 16 चैप्टर मान लीजिए आपने आज पढ़ा, तो आज पढ़ा है तो उसको तुरंत मतलब कहते हैं कि 1 घंटे बाद अगर आप उस चीज को रिकॉल नहीं करोगे तो 50% चीजें भूल जाओगे। एक बार किसी चीज को पहली बार पढ़ा आपने, उसको 1 घंटे बाद 50% भूल जाओगे। तो कहते हैं सर कुछ इसका तरीका है, बोला बिल्कुल तरीका है, ठीक है। मैं अपनी किताब बना रहा हूँ, पॉकेट बुक, उसमें पूरी याद करने की टेक्निक वगैरह दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आने में भी टाइम है। फिलहाल तक तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप किस चीज को अगर पढ़ रहे हैं तो उसको आज पढ़ा किस चीज को, उसको इमीडिएट मतलब 1 घंटे बाद उसको रिवाइज कर लो कि आज आपने जो पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज कर लो। रिवीजन करने में जैसे पढ़ने में 1 घंटा लगा तो रिवीजन करने में 1 घंटा नहीं लगता है। हार्डली 10 से 15 मिनट उस चीज को रिकॉल कर लोगे, आपने तुरंत पढ़ा है। कहते हैं उस चीज को जैसे आपने रिवाइज किया उसके 24 घंटे बाद उसको फिर से रिवाइज करो। मतलब अपना पैटर्न बना लो कि 2 चैप्टर आज आपने पढ़ा है, तो 2 चैप्टर को मेरे को फिर से रिवाइज करना है 1 दिन बाद। तो ये 15-20 मिनट लगा था रिवीजन में, तो शायद वो 5 से 7 मिनट में आपका रिवाइज हो जाए, क्योंकि सब चीजें आपको पता होगी कि हाँ ये चीज था, ये चीज था, ये चीज था।
उसको फिर एक हफ्ते बाद, एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद फिर से रिवाइज करो, ठीक है, और उसी चीज को फिर एक महीने बाद रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि अब हम अगर देखें जुलाई अगस्त सितंबर ऑलमोस्ट 2 महीने हैं, तो 2 महीने में हम उस चीज को 2 महीने, क्योंकि 1 महीने में रिवाइज करना है, 2 महीना मिनिमम मान के चलते हैं एग्जाम में, तो 1 2 3 4 रिवीजन हो रहा है, इमीडिएट वाला तुरंत 1 घंटे बाद, और उसके बाद फिर 1 दिन, फिर 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, एक चीज को हम 2 महीने में 8 बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और बीच में पूरी उम्मीद है कि अपनी कोचिंग से मैं सलाह मशवरा करके आपको मैं ऐसा करते हैं कि हर 14 दिन में 9th एंट्रेंस का फुल पेपर, जो पेपर एकदम जिस अंदाज में पेपर आता है उस अंदाज में से अपनी किताब है ना पोस्टर, उस किताब से काफी कुछ सीखा है मैंने, वैसे 9th एंट्रेंस तो कभी पढ़ा है नहीं, पहली बार मौका मिला था 9th एंट्रेंस पढ़ाने का, ठीक है, तो उस किताब से काफी कुछ आइडिया है मेरे को, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए पेपर बनाऊंगा, है ना। हर 14 दिन में टेस्ट लेते हैं ताकि हमारा 2 महीने के अंदर 4 फुल टेस्ट हो जाए, ठीक है, वो हम रिवीजन के लिए भी रखेंगे अपना, कि हमारा वो चीज जो 8th का चीजें वो रिवाइज होगी ताकि हम 9th एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर होते रहे, ठीक है। अच्छा, 9th को पढ़ने का फायदा क्या होगा, अभी से 9th शुरू कर देंगे, एक तो हमारा यार पता आपको आगे अगर 9th एंट्रेंस में खुद खास से नहीं हो तो आप 9th में तो तब भी आओगे, ठीक है, तो 9th तो कंटिन्यू करना ही करना आपको, चाहे एमयू से करो या कहीं और से करो, तो क्यों ना अभी से कंटिन्यू कर दो, क्योंकि एक सिंपल फंडा है मेरा मानना ना, ये जो अपनी किडनी है ना, दिमाग एक्सपैंड होता है, आप 9th में जब आओगे ना तो 8th की चीजें आपको आसान लगेगी, तो 9th में आओ, 9th की चीजें पढ़ना शुरू करो, फायदा जैसे मैं अब पहला चैप्टर शुरू करूंगा आज, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें देखना मैं मोस्टली टॉपिक्स क्लास 6 7 8 की आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका 8th का पार्ट तो काफी ज्यादा कवर होगा, है ना, अभी देख लेंगे, आपने टॉपिक्स लिखोगे कौन से टॉपिक्स में देंगे, तो जो आपने 8th करीबन मेरे ख्याल से 4-5 चैप्टर तो पहले चैप्टर में आपका रिवाइज हो जाएगा चीजें जो आप पढ़े हो, ठीक है, और आने वाले 3-4 चैप्टर जो 2 महीने के अंदर उम्मीद हम लोग फिनिश कर लेंगे अपना ना, तो 9th का पार्ट, तो 3-4 चैप्टर आप जो 9th का पढ़ोगे उस 8th क्लास के करीबन 7-8 चैप्टर आपके फिनिश हो जाएंगे, मतलब उसका और एडवांस वर्जन आप पढ़ लोगे, जितना आपने 8th में पढ़ा उससे और हाई लेवल की चीजें पढ़ लोगे आप, तो आप बताओ जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस सवाल भी आता है जो 9th लेवल का आता है वो भी आप कर पाओगे, आउट ऑफ सिलेबस की चीज, सेम गोस फॉर साइंस में भी चीजें कंटेंट आपके कनेक्टेड है, तो जो 8th में चीजें पढ़ के आए वो आपका कनेक्शन जब बनेगा 9th के साथ, तो आपको और जो दिमाग है वो एक्सपैंड होगा और चीजों को बहुत अच्छे से सीखेंगे आप, ठीक है। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप ना 9th एंट्रेंस को अभी साइड में नहीं रखना है, साइड बाय साइड लेके चलना है, रिवीजन करते रहना टॉपिक का, हर दिन का प्लान बना लो, चार्ट बना लो कि हमें इस हिसाब से इस चैप्टर को रिवाइज करना है, मैं 14 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 14 दिन में हर ना फिलहाल जैसे करते 3 दिन अभी ट्रायल चलते हैं, इस संडे को छोड़कर अगले संडे के अगले संडे लिख देते हैं, फिलहाल 10 दिन मान लेते हैं, 10 दिन में, क्योंकि आप लोग चीजें तो पढ़ ही रहे थे, 10 दिन में एक 9th एंट्रेंस का पेपर लेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, फिर हर 14 दिन में जब तक एग्जाम नहीं होता हर 14 दिन में हम लोग फुल टेस्ट लेते हैं ना, पूरा कंप्लीट सिलेबस 9th एंट्रेंस का, ठीक है, एक तो ये, दूसरा बच्चे अक्सर मेरे से बोल रहे हैं कि सर वो आपने एनालिसिस अभी तक अपलोड नहीं किया है, जैसे 11th एंट्रेंस की आपने पूरी मैथ और साइंस की एनालिसिस की, उसी तरह हमारा 9th एंट्रेंस के लिए भी कर दें, तो ठीक है, आप लोगों के कहने में इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर मैं वो पूरी एनालिसिस अपलोड करूंगा जो मैंने अपनी किताब पोस्टर में दे रखा है, तो किस अंदाज में आपको पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना फोकस करना है, एनसीईआरटी की किस लाइन से कहां से सवाल आते हैं, ये सब चीजें मैंने वहां पे मेंशन करा है, क्योंकि एनसीईआरटी का पेज नंबर तक मैं मेंशन करता हूं, किताबें तक बता रखी किस किताबों से आपको पढ़ना है, तो ठीक है, 2 लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, 2 पार्ट, एक तो 9th एंट्रेंस में मैथ के पोर्शन से, साइंस के पोर्शन से, और थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस पे जो भी सवाल आता है, तो 25 सवाल हो गया, तो पूरा पैटर्न जो भी है वो मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से एक और आपको ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि यार कंटेंट को कितने डीप में पढ़ना है, ठीक है, तो ठीक है, साइड बाय साइड हम लोग 9th एंट्रेंस भी पढ़ते रहेंगे, और साथ ही साथ हम लोग 9th का पार्ट अपना शुरू करते हैं, ठीक है, इससे इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा आपको कि आप 9th के पार्ट पढ़ोगे तो आपका 8th की चीजें रिवाइज भी होंगी और आपके एंट्रेंस में भी फायदा होने वाला है, ठीक है, तो यही नोटिस के साथ है ना, इसी मैसेज के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो सर आप 9th में हमें किस अंदाज में पढ़ाओगे, देखिए 8 तक के लेवल में आप जिस हिसाब से पढ़े हुए हो ना, शायद यहाँ पे आपका पैटर्न चेंज हो जाए, इसलिए पैटर्न चेंज हो जाए क्योंकि 9th ना आपका फाउंडेशन बन जाता है 10th के लिए भी, और कहते हैं जिसका 9th अच्छा है उसका 11th अच्छा है, और जिसका 10th अच्छा है उसका 12th अच्छा है। आप देखिए 9th इज द फाउंडेशन फॉर क्लास 10, अगर 9th खराब हो गया आपका तो 10th खराब होगा, अच्छा 9th खराब हुआ तो 11th भी खराब होगा, अच्छा जब 10th खराब हो गया तो 12th भी खराब हो गया, मतलब अगर 9th आपका खराब हुआ तो ओवरऑल आपका पूरा फाउंडेशन ब्रेक हो जाने वाला है। तो
तो इसलिए आप नाइन्थ को बहुत सीरियसली लें। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत लीनियंटली लेके चलते हैं, अगर 9th क्लास है 10th में तो आगे पढ़ लेंगे, 10th में बोर्ड देना होता है। लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा 10th क्लास में 2 ही ऐसे चैप्टर हैं जिसका लेना देना 9th से नहीं है, बाकी हर चैप्टर इज इंटरलिंक्ड विद योर क्लास 9 वाला पार्ट। ठीक है, एक तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और दूसरा चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन का जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th में, और चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका लेना देना आपके 9th के क्वेश्चन से नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी चैप्टर हैं सब 9th से इंटरलिंक्ड है और 9th 10th की चीजें सब 11th 12th में जाके यूज होती है। इसलिए कहते हैं कि 9th क्लास आपका फाउंडेशन है ना, अगर जमीन का जो बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं उसका अगर फाउंडेशन ही वीक हो जाए तो पूरी जमीन पूरा बिल्डिंग गिर सकती है। तो इसलिए आपको अपना 9th में सीरियस रहना है। ठीक है, और हर चैप्टर जो मैं शुरू करता हूँ उसका अंदाज एकदम ऐसे नहीं होता। चैप्टर का मैं आउटलाइन देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर के एंड में हर लेक्चर के एंड में मैं डीपीपी को देता हूँ, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। करीबन उसमें 15-20 मिनिमम 15 मैक्सिमम 25 सवाल होंगे, जिसमें से आधा सवाल 15 सवाल करीब एमसीक्यूज होंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना, जैसा कि आपके एग्जाम में। क्योंकि अगला टॉप जो पढ़ाव होता है आपके लिए वो होता है आपका 11th एंट्रेंस। तो हमने साथ साथ 11th एंट्रेंस आती है यूपीएससी या ओलंपियाड्स के लिए एग्जाम या केबीपीवाई के एग्जाम बच्चे देते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा खास होता है कि हम एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस साथ साथ कराते हैं। और बोर्ड मतलब 9th का फाइनल एग्जाम भी आपको देना है, तो उसके लिए कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी देते हैं। तो हमारा जो डीपीपी रहेगा, ठीक है, उसमें आपको रोजाना 20 से 25 या 15 से 25 सवाल होंगे, जिसमें आधा सवाल ऑलमोस्ट आधा ज्यादा भी हो सकता है एमसीक्यूज होंगे, और उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव सवाल होंगे। तो हर लेक्चर, ऑलमोस्ट हर लेक्चर, शायद ही किसी में ऐसा होगा कि एक लेक्चर स्किप हो जाए। जैसे आज के लेक्चर में आपको डीपीपी नहीं मिलेगा, 2 लेक्चर पे बेस होगी, बहुत बेसिक टॉपिक मैं शुरू करूंगा, ठीक है, उस पे 2 लेक्चर पे बेस जाके आपको डीपीपी मिलेगा। उसके बाद ऑलमोस्ट हर लेक्चर पे हमारे पास डीपीपी है, तो करीबन ना तो 50-55 डीपीपीज आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो 1000-1500 सवाल तो आप यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद क्लासरूम में बहुत सारे सवाल आएंगे आपके पास, आपको टेस्ट लिया जाएगा, उस पर भी बहुत सारे सवाल आएंगे। आपको पैकेज मिलेगा मैथ्स का ना या साइंस का, उसमें भी बहुत सारे सवाल आएंगे। तो मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस, तो बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं ना, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स ना, बेसिक मैथमेटिक्स। इसको एफओएम के नाम से भी कुछ लोग बोल देते हैं ना, बेसिक मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं ना, एफओएम। ठीक है, फिलहाल मैं इसको बेसिक मैथमेटिक्स में बात करता हूँ। अगर ये आपका खराब है तो मैथ का फाउंडेशन आपका खराब है। मतलब एक कोई बंदा अगर 9th में आ रहा है तो एटलीस्ट ये इन सब टॉपिक्स या इन सब चैप्टर्स, आप चैप्टर्स बोलेंगे, मैं चैप्टर मेरे लिए यही है पहला चैप्टर, ठीक है, आपके लिए। टॉपिक्स जो है, आप जब चैप्टर जो पढ़ के आए यहाँ हमारे लिए टॉपिक्स की तरह काम करेंगे, है ना। आप देखिए, सच में आप मिलाइए कि जो जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, आप शायद 10-10, 15-15 दिन पढ़े होंगे, मैं उसको 1 घंटे में फिनिश करूंगा और कुछ भी चीजें नहीं छोड़ूंगा जो आपने अपने 8th में पढ़ के आए हो। ठीक है, जैसे सबसे पहला टॉपिक जो मैं शुरू करूंगा दैट इज बोर्ड मास। बहुत छोटी सी चीज है, बच्चे भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं। उसके बाद कुछ सर्टेन सिंबल्स हैं, सिंबल्स के बारे में जानेंगे, और सिंबल्स के अंदर आता है ब्रैकेट ना, तो उस ब्रैकेट को यूज करना इंटरवल्स के फॉर्म में उसको पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेट। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह यहाँ पे देखेंगे। और एक बहुत छोटी सी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन, है ना। हाँ, देखेंगे डिवीजन है, कहते हैं मैं 4 सवाल देता हूँ पूरे क्लास में, चैलेंज करता हूँ कि 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनको डिवीजन नहीं आता होगा। और सच में आज तक कोई बैच मुझे ऐसा नहीं मिला है जिसमें बच्चे 50% ज्यादा हो जो 4 सवाल को सही से सॉल्व करके दिखाएं, है ना। तो देखेंगे डिवीजन वाला पार्ट, है ना। और उसके बाद एक टॉपिक है जो क्लास 11 से है ना, मॉडुलस। मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये सब चीजें हैं जो मैं यूज करूंगा, सिंबल तो बहुत सारे नए सिंबल्स मैं आपको बताऊंगा जो मैं यूज करता रहूंगा। 11-12 में जब पढ़ाते रहते हैं तो ये सब यूज हो जाते हैं। अब 9th में पढ़ाने में क्या होता है, सब सिंबल्स को हम यूज कर लेते हैं और आते रहते हैं। अच्छे से किताब में आपको दिख जाएगा कि वो सब चीजें सिंबल्स यूज किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक देखेंगे दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब आप बताइए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो आप देखेंगे ये पूरा एक चैप्टर आपके एनसीईआरटी में क्लास 8 में। फिर उसके बाद टॉपिक देखेंगे हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट। तो जो आप पढ़ के आए हैं कुछ नए अंदाज, नए ट्रिक्स मेरे पास बहुत करीबन कहते हैं कि 9th के लेवल में मेरे पास करीबन 500-600 ट्रिक्स हैं। ये तो सिर्फ इंडिविजुअल ट्रिक्स है, मेरे पास इसके अलावा चैप्टर ट्रिक्स हैं। तो आपको 9th एंट्रेंस भी देना है तो मैं आपको ट्रिक्स भी साथ साथ सिखाऊंगा स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, ताकि आपको फायदा हो कि अपने एंट्रेंस में सब ट्रिक्स को लगा के और बड़े जुटियों में जल्दी से जल्द सवाल सॉल्व करके आओ।
कुछ चैप्टर ट्रिक्स है मेरे पास, ये ट्रिक लगाओ उस चैप्टर के सारे सवाल ऑलमोस्ट 90-95% सवाल कर पाओगे आप, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, तो इसकी जरूरत है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप चैप्टर पे पढ़ते हो तो, है ना, रेशियो का टॉपिक भी आपको पढ़ना है, तो रेशियो का भी फायदा आपको हो जाएगा। देन वी विल सी परसेंटेज, परसेंटेज की जरूरत पड़ती है आपको ना, चाहे चैप्टर नंबर 8 में है, क्लास में 8 में ना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाले टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद वी विल सी पूरा एक चैप्टर आप पढ़ते हो ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, तो मैं इसको स्लैश पावर्स लिखता हूं बेसिकली। तो ये क्लास 8 का ही चैप्टर, पूरा एक चैप्टर, तो एक चैप्टर यहाँ पे फिनिश होगा, ये सब मिला के एक चैप्टर यहाँ फिनिश होगा, ठीक है, यहाँ कोई चैप्टर तो बनेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद भी है सर्च एंड इंडाइसेस, ये क्लास 9 का टॉपिक है, लेकिन मैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही सर्च एंड इंडाइसेस वाला पार्ट है, लेकिन कुछ सवाल आ जाते हैं आपके 9th एंट्रेंस में, तो यहीं पे पढ़ लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, ये बड़ा फायदा होगा। रेशनलाइजेशन पे भी सवाल कभी कभी आए हुए हैं, तो रेशनलाइजेशन का भी टॉपिक ये क्लास 9 का है, रेशनलाइजेशन, तो ये 9 बेसिकली ये दो टॉपिक 9th में है, ठीक है। अब ये टॉपिक 9th का ये मैं आपका अच्छा कर नहीं सकता जब तक मैं आपका ये वाला टॉपिक एक चैप्टर के लिए एक्सपोनेंट एंड पावर आपका सही से ना क्लियर कर सकूं, ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट वी हैव एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। अब ये एचसीएफ और एलसीएम की आपको जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको काम का है ना, आपके एंट्रेंस में बड़ा अच्छा जो लास्ट चैप्टर है ना, 16 नंबर चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स, उसमें काम आ जाता है ये, ठीक है। और एक और है जो कि लास्ट ईयर एक पहला सवाल जो मैथ का था वो इसी पे बेस्ड था, साइक्लिसिटी ना, साइक्लिसिटी टेबल ना, साइक्लिसिटी टेबल, एक पूरा टेबल है जहाँ पे नंबर्स का एक सर्टेन पैटर्न बनता है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। सबसे लास्ट टॉपिक साइक्लिसिटी टेबल। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज पूरा नंबर सिस्टम, ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स के बारे में जानेगा, और यही नंबर सिस्टम आपका रेशनल नंबर जो पार्ट है, छोटा सा पार्ट है रेशनल नंबर, यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, तो आपको पूरा रेशनल नंबर वाला चैप्टर भी रिवाइज करेगा। उसके बाद जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दैट वी हैव पॉलिनोमियल्स, है ना, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स जो है वो आपको पूरा लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला टॉपिक है, उसमें पॉलिनोमियल्स की पूरी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और एक और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्लेन पे रिप्रेजेंट करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना। फिर पांचवा चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको सिखाया गया है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ना, क्लास 8 में जो आप लोग चैप्टर नंबर 3 है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर के बाद 6 चैप्टर, यानी यहाँ तक तो इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम से होने से पहले यहाँ तक इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 काफी कुछ सीख जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद फिर ज्योमेट्री के टॉपिक्स आ जाते हैं, तो ज्योमेट्री में भी आपको बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी में जो दे रखा है दैट इज यूक्लिड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, फिर लाइंस एंड एंगल, अगर वहां तक हम लोग आएंगे तो बहुत अच्छा आपको ज्योमेट्री में भी फायदा हो जाने वाला है। मतलब इतना पढ़ लेने के बाद इतना मैं मानता हूं आपका चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर, चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स तो भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना। उम्मीद करो कि अगर हमारी किताब आ जाए, बस आ जाएगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द आ जाएगी। बस अब इवैल्यूएशन का पार्ट चल रहा है, मतलब करेक्शन वगैरह चीजें चल रही है ना, प्रूफ रीडिंग वगैरह चल रहा है, तो इंशाल्लाह हमारा जो पॉकेट बुक है पूरा 9th 10th का रिवीजन वाला पार्ट वो आ जाएगा इंशाल्लाह। तो एक चैप्टर लीनियर रेशनल नंबर, दूसरा लीनियर 2, देन वी हैव डेटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज थोड़ा बहुत, चैप्टर नंबर 9 जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला पार्ट पूरा पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 पूरा विजुअलाइजिंग सॉलिड स्टेप, तो आसान है, मेंसुरेशन तो छोड़ लो क्योंकि लास्ट में मैं पढ़ाता हूं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत आप जान जाओगे, इतना पढ़ाने के बाद फैक्टराइजेशन पढ़ लोगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ पढ़ लोगे, ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स, मतलब इतना अगर चैप्टर 9th क्लास का पढ़ लेते हो तो अपने 8th क्लास का कितना टॉपिक फिनिश कर लोगे आप। चैप्टर ए 1 2 के बाद चैप्टर नंबर 5 6 4 5 6 7 8 9 10 16 में से करीबन 10 चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा इन 2 महीने में, रिवीजन के साथ। और 9th के लिए बहुत सारे कंटेंट आपके आ जाएंगे अगर इतना कुछ आप 2 महीने में पढ़ लेते हो। तो आप देखो अगर हम अभी से 9th क्लास का पार्ट ज्वाइन कर ले तो हमारा कितना फायदा हो जाएगा अपने 9th एंट्रेंस में भी, क्योंकि 9th में कल को जॉब होती है, पहले से भी आपका पढ़ा रहेगा, तो स्कूल में भी बड़ा मजा आएगा आपको, चीजें ये सब चैप्टर सब पहले से जानते हो,
तो ठीक है, तो इसलिए आपको डिफिकल्टीज भी साथ साथ मिलते रहेंगे, उसका ख्याल रखेंगे आप। तो आज का पहला टॉपिक दैट इज बोर्ड मास, सिंपल्स एंड इंटरवल्स, ये वाला पार्ट हम